तो जो हमारी आइंदा नस्ल है उसके लिए बहुत ही खतरनाक किस्म की सूरत हाल होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह घबराने की, परेशानी की बात नहीं है। हमें पता है कि इस वक्त मंशियात की जो लानत है वो स्कूल्स तक, कॉलेजेस तक पहुंच चुकी है। हमें अब उसको वापस हुकूमत ने मीडिया के साथ मिलकर, हुकूमत ने अपने हुकूमती इदारों के साथ मिलकर और सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर इसको खात्मा करना है। सिविल सोसाइटी में आप भी हैं, मैं भी हूं, और वो पेरेंट्स भी हैं जिनके वो मासूम बच्चे जो इस वक्त इस मंशियात की लानत पे लग चुके हैं। उसमें उन पेरेंट्स की, उन वालिदैन की बहुत इंपॉर्टेंट ये जिम्मेदारी है कि चाहे वो सरकारी स्कूल हो या बड़े बड़े महंगे प्राइवेट स्कूल्स हों, उन सारी चीज़ों में सब ने मिलकर ये काम करना है। ख़ासतौर पर स्कूलों की इंतज़ामिया, कॉलेजेस की इंतज़ामिया, यूनिवर्सिटीज़ की इंतज़ामिया, उन्होंने भी अपने स्टूडेंट्स के बिहेवियर पे, अपने स्टाफ पे नज़र रखनी है कि कोई स्टाफ का आदमी तो इनको चीज़ें नहीं पहुंचा रहा, कोई जो है वो और कोई तो ऐसा अमला नहीं है जो इस चीज़ में मुलविस है, और सोसाइटी में जहाँ जहाँ पे ये चीज़ें पहुँच रही है उसका हमने खात्मा करना। तो इस मद में मैंने जिस तरह कहा कि जैसे ही केयर टेकर हुकूमत के बाद इलेक्शन हुए तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में आई, तो एक्साइज डिपार्टमेंट ने बहुत सिंसियरिटी के साथ, नहायती काबिलियत के साथ वो कोशिश की है कि हम उसको खात्मा करें। इसमें सिंध पुलिस की मैं ख़ास जिक्र करूँगा। होम मिनिस्टर ज़िया हुसैन नज्जार साहब, IG गुलाम नबी मेमन साहब, इन्होंने फुल ना सिर्फ ताउन की यकीन दहानी कराई लेकिन प्रैक्टिकली इन्होंने ताउन भी किया। लेकिन मैं एक और चीज़ ऐड करूँ, अभी जब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब आए, वज़ीर आला हाउस में जो इजलास हुआ जिसमें उन्होंने अमन अमान की बात की, लॉ एंड ऑर्डर की बात की, तो प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने एक इस इशू को नहायती अहमियत दी और उन्होंने कहा कि मुआशरे में जो क्राइम है उसके ताने बाने भी, दहशतगर्दों को जो दहशतगर्दी की लहर है उसमें भी कुछ लोगों की फंडिंग या उसकी ताने बाने भी इस मंशियात से मिलते हैं। और सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने वज़ीर आला समेत सिंध हुकूमत को सख्ती से ताकीद की कि हर सूरत में मंशियात के खिलाफ जो है वो एक्शन लें, मंशियात फरोशों के खिलाफ एक्शन लें और ये ग्रैंड एक्शन इसको उस पर हो क्योंकि इसको इस लानत को हम खात्मा करें। इसमें हमें सबको अपनी मदद करनी होगी। जिसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको शेयर करे, जिसके पास कोई खबर है वो उसको शेयर करे। एक्साइज डिपार्टमेंट ने अखबारों में इश्तिहार दिया और इश्तिहार में वो नंबर भी दिया हमने कि इस नंबर पर फ़ोन करें अगर आपको पता है कि आपके मोहल्ले में कहीं पे मंशियात सेल हो रही है, आपके स्कूलों में कहीं पे कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है या कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप उसको शेयर करें। तो कुछ उसमें पहले मैं डेटा पे आ जाता हूँ कि अभी तक हम जो कार्रवाई कर चुके हैं और फिर जो हमारा आगे का लाए अमल उस पर बताना चाहता हूँ। ये अभी मैं आपको डेटा दूंगा कि अभी तक इस पिछले 1.5 माह में जैसे पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई है और नई कैबिनेट बनी है तो उसमें डिटेक्शन और रिकवरीज किस तरह हुई है। एक्शन जो आपको ये स्लाइड नजर आएंगी, एक्शन एक्साइज और एक्साइज एंड नार्कोटिक्स एंड विद द हेल्प ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट। इसमें एक्साइज ने इंडिविजुअल केसेस भी किए हैं, पुलिस ने भी इंडिविजुअल केसेस किए हैं। उसमें अभी तक इस 1.5 माह के मध्य में 1322 FIR काटी गई हैं, 1322 FIR काटी गई हैं, 1505 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 1505 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिसमें आइस जो कि सिंथेटिक ड्रग है, ये बहुत ही खतरनाक किस्म का नशा है। आइस और क्रिस्टल जो है ये नशा इंसान को, मैं वो वर्ड यूज कर रहा हूं, जानवर बना देता है। इंसान के सोचने की सलाहियत खत्म हो जाती है, इंसान के बिहेवियर में एक प्रोमिनेंट किस्म का आपको फर्क नजर आता है। तो इसमें आइस जो है 236.5 किलोग्राम पकड़ी गई है, लिक्वर जो है 5.67 लीटर पकड़ा गया है, हीरोइन जो है वो 900.49 kg पकड़ी गई है, चर्स जो है 51,906 किलोग्राम जो है वो पकड़ी गई है। ये मैं आपको अभी तस्वीरें भी दिखाऊंगा जो हमने कार्रवाइयां की हैं। अगर कैमराज आपके दिखाएं, इस लाइट को भी थोड़ा ऑफ कर देना यार, अगर आपको कैमराज ये दिखाएं कि जो कार्रवाई एक्साइज ने और पुलिस ने की है, बारी सारी बंद कर दो, कोई मसला नहीं, सब ताकि उस पर आ जाए। ये आप देखें, चल ये देखें आप, खैर चल लाइट खोल दो बोले। ये आप देखें कि
ये कार्रवाइयाँ हुई हैं, ये सिंध हुकूमत की जानिब से। इसमें वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब की खुसूसी हिदायत और ब्लेसिंग शामिल है। उनकी हिदायतों पर जो है एक्साइज ने और पुलिस डिपार्टमेंट ने ये सारी कार्रवाइयाँ की हैं। ये मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में भी जो कार्रवाई हुई है, देखिए हथियार भी लोगों से रिकवर हुए हैं। सिंध के मुख्तलिफ अजला में, कराची शहर में भी और हर जगहों पे जो ये कार्रवाइयाँ हुई हैं। ये पिछले 1.5 माह में जो है ये क्रैकडाउन जो है वो चला है। अब इसमें ये कार्रवाइयाँ मजीद तेज होंगी। ये रूथलेस किस्म का एक्शन होगा। इसमें एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो फेडरल गवर्नमेंट की, वो भी हमें मुआवनत करेगी। इसमें पाकिस्तान रेंजर्स भी हमें मुआवनत करेगी। उसमें पुलिस भी करेगी। उसमें एक्साइज एंड नारकोटिक्स फोर्स वो भी करेगी। तो ये मुश्तरका तौर पर भी कार्रवाइयाँ होंगी, मुख्तलिफ चेक पोस्ट बनेंगी और रूथलेस किस्म का एक्शन होगा। इसमें हमें सबकी मदद चाहिए और ये बहुत ही एक ताकीद भी है। पहले तो पेरेंट्स के लिए ताकीद है कि आप अपने बच्चों के लिए बराए मेहरबानी, मेरी गुजारिश है, हर एक को अपनी औलाद प्यारी होती है, आप भी अपने बच्चों से और मज़ीद मोहब्बत करते हुए देखें कि उनको ये मंशात कहाँ से मिल रही है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें हुकूमत सिंध मजीद अब रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी कायम करने जा रही है। ऑलरेडी ANF के साथ हुकूमत सिंध के रिहेबिलिटेशन सेंटर्स चल रहे हैं। मजीद भी वज़ीर आला साहब ने मंजूरी दी है कि मजीद भी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स कायम किए जाएंगे, जिसमें हम लोग फिलैंथ्रोपिस्ट को भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए किए जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो सरकारी इमारतें देगी, बिल्डिंग्स देगी, जिसमें वो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स कायम हों। फिर उसमें उनके खर्चे भी भरेगी और हम चाहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो सामने आए, जो इसकी मैनेजमेंट में भी अपना रोल प्ले करे, क्योंकि काफ़ी लोग इंडिविजुअली वो काम करें रिहेबिलिटेशन का। तो हम चाह रहे हैं उनको, जिस तरह हमने बाकी हमारे सक्सेसफुल मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हैं, जिस तरह इंडस हॉस्पिटल चल रही है, बाकी हॉस्पिटल चल रही है, बाकी चीज़ें चल रही हैं, उसी तरीके से हम चाह रहे हैं कि इसको भी, इसमें भी हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वाइट करें, फिलैंथ्रोपिस्ट आगे आए। मीडिया से मैं गुजारिश करूँगा, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, उसके लोग जो दोस्त हमारे हैं, उनके मालकान जो हैं वो आगे आएँ, वो इस तरह पब्लिक सर्विस मैसेजेस दें, वो इस तरह के छोटे छोटे शॉर्ट फिल्म्स बनाएं। जो फैमिलीज वॉलंटियर हैं अपने ये स्टोरीज बताने की, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें इसको छुपाते भी हैं कि ज़रा कोई नहीं चाहता कि मैं बताऊं कि मेरे घर की औलाद जो है खुदा ना खास्ता वो किसी मंशात में है। तो वो फैमिली जो वॉलंटियर कर सके, क्योंकि कुछ लोग जो है उन लोगों ने बहुत बुरे एक्सपीरियंस देखे हैं। मुझे काफ़ी वो बड़ी प्रोमिनेंट लोग मुझे पता है, मालूम है, मैं उनके नाम लेना नहीं चाहता और मुनासिब नहीं है, लेकिन उनके घरों में उनकी औलाद जो वो जंजीरों में बंधी हुई है। जो मैंने कहा कि जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, क्रिस्टल और आइस, उसके बाद जो आपका बिहेवियर चेंज होता है, लोगों ने अपनी औलादों को जंजीरों में घर में बांध के रखा हुआ है उनके बिहेवियर की वजह से और उनके जो रिएक्शंस की वजह से। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये हम सब ने इसको एक टॉप प्रायोरिटी करना है, क्योंकि सोसाइटी में हमें ये सारी चीजें खत्म करनी है, हम सब ने मिलकर इसको खत्म करना होगा। इसके बाद एक और एक्साइज डिपार्टमेंट जो है एक और ड्राइव शुरू करने जा रहा है कल से, गालिबन 10 में से शुरू करने जा रहा है। अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन गाड़ियां जितनी भी सिंध भर में हैं, उसको एक वेस्ट पाकिस्तान मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है 1965, उसका सेक्शन 115 के तहत वो गाड़ियां अब जब्त करना शुरू कर रहे हैं हम। जो गाड़ी भी अनरजिस्टर्ड सड़क पे नजर आएगी उसको 10 मई के बाद एक्साइज डिपार्टमेंट जो है उसको जब्त करेगा। अब लोगों के पास 2 ऑप्शन रह गए हैं। एक ऑप्शन ये है कि लोग फौरी तौर पर वो गाड़ियां रजिस्टर कराएं ताकि सरकार को टैक्स मिले, सरकार को ड्यूटी मिले। और अनरजिस्टर्ड गाड़ी जो है वैसे भी एक चैलेंज है, क्योंकि बड़े बड़े क्राइम में अनरजिस्टर्ड गाड़ियां यूज होती हैं, बड़े बड़े टेररिज्म के वाकयात में भी अनरजिस्टर्ड गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं। तो ये गुजारिश होगी जितने भी मोटरसाइकिल के मालकान या गाड़ियों के मालकान हैं, बराए मेहरबानी फौरी तौर पर अपनी गाड़ियां आप रजिस्टर करवाना शुरू कर दें
और 10 मई के बाद रोड पे एक्साइज डिपार्टमेंट मैसिव कैंपेन शुरू कर रहा है, रोड चेकिंग शुरू होगी। जो गाड़ी अनरजिस्टर्ड होगी उसको जो है वो गाड़ी को जब्त किया जाएगा। तो ये आवाम के लिए, और ये वैसे कानून है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब उन कानूनों पे हम इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये कोई कल को ये ना कहे कि यार आपने 3-4 दिन का हमें टाइम दे दिया, ये वैसे ऑलरेडी कानून है। आपको पता है कि जब गाड़ी जो अब आप लेनी है तो आपने रजिस्टर भी करानी है। और मैं आपको एक बात बता दूं, दुनिया भर में क्या होता है, दुनिया भर में कोई भी गाड़ी शोरूम से बाहर आप लेकर जा ही नहीं सकते जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं हो। इस मद में हमारे पास एक कानून मौजूद था कि गाड़ी के अंदर, गाड़ी आपने ली तो 60 डेज के अंदर आपको रजिस्टर करनी थी। वो कानून हमने अमेंडमेंट के लिए भेज दिया लॉ डिपार्टमेंट को, अब हम असेंबली में लेके जाने चाह रहे हैं। अब कोई भी गाड़ी आप शोरूम से तब एक दिन के लिए भी आप नहीं चला सकते रोड पे गाड़ी आ ही नहीं सकती जब तक वो रजिस्टर्ड ना हो। नेक्स्ट जो चीज है, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के पास कोई 42,000 नंबर प्लेट्स मौजूद हैं जिन मालकान ने गाड़ियां रजिस्टर कराई हैं और उन्होंने अपनी नंबर प्लेट्स नहीं उठाई हैं। तो अगर उन्होंने नंबर प्लेट नहीं उठाई है तो या तो वो कोई गलत किस्म की कोई प्लास्टिक की नंबर प्लेट चलाते होंगे, या तो वो लोग जो हैं उनके पास ओरिजिनल नंबर प्लेट्स उनके भी एक्साइज डिपार्टमेंट पड़ी हुई हैं। तो हम ये उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सीरीज जो है डिटेल है वो मैं अखबार में हम लोग छापने जा रहे हैं, कल की अखबारों में पढ़ लीजिएगा कि वो हमने पूरी सीरीज दी है कि जी लेट्स सपोज मैं एक सीरीज पढ़ लेता हूं, जैसे BWH 550 जो है टू BWH 999, इस तरह की पूरी सीरीज है। तो जितनी भी इसमें कुछ 44,000 नंबर प्लेट्स हैं, लोगों से गुजारिश होगी कि एक्साइज ऑफिस से अपनी ओरिजिनल नंबर प्लेट्स आप ले लें और फिर उसको अपनी गाड़ियों में लगाएं। हम उस पर डेट वाइज भी देंगे कि जी 6 मई से मंडे से हम जो है वो जैसे कैंपेन आज से शुरू हो गई है वो, और फिर पूरा हमने शेड्यूल दिया कि कौन कौन सी तारीख में आप आके अपनी नंबर प्लेट्स उठा के लेके जाएं ताकि आपके वो चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाए और आपको लगाना शुरू कर दें। तो ये हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तीसरी जो कि अगेन मैं ये बात कह रहा हूं, तमाम लोगों से गुजारिश है आगे आए। एक तो जो टैक्स है, जो गाड़ियां आपने ली हुई हैं आप चला रहे हैं उनकी आप ड्यूटी नहीं भर रहे, टैक्स नहीं भर रहे, वो टैक्स मेहरबानी करके करें, क्योंकि अभी हमारी रोड चेकिंग होंगी। रोड चेकिंग में अगर किसी ने प्रीवियस सालों के गाड़ियों के टैक्स नहीं भरे हैं तो गवर्नमेंट उसको चालान कर सकती है बाय लॉ, वो चालान होंगे। तो हम नहीं चाहते कि आप चालान के लिए एक्स्ट्रा पैसे दें। हमारी गुजारिश ये होगी कि आपकी गाड़ियां हैं, बराए मेहरबानी जो आपकी रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं उनके टैक्सेस जो हैं वो अपने भरें, वरना आपको चालान पे करने पड़ेगा। और हम नहीं चाहते कि इस हैसल में आप लोग भी जाएं और डिपार्टमेंट को भी जाए। हालांकि डिपार्टमेंट को फायदा होगा कि डिपार्टमेंट जो है वो आपसे चालान के मद में पैसे भी लेगा। मैं कह रहा हूँ चालान के पैसे मद में हमें पैसे ना दें, आप अपनी गाड़ियां जो हैं वो अपनी रिन्यू करवा लें, अपनी जो ईयरली फीस है। तो ये चंद गुजारिशात थी। जब आपने दो बातें एक तो मंशियात के हवाले से कोई इजलास में सदर सरकारी की जाने से स्कूलों में मंशियात के हवाले से आपको क्या हुक्म दिया गया था वो बता दीजिएगा। दूसरा आपने कहा कि AFR और नंबर प्लेट वाली गाड़ियां चलेंगी तो जब्त कर ली जाएगी। हम तो गरीब आदमी आपके MP वजीर साहबान अपने काफिलों में ऐसी गाड़ियां लेकर घूमते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज? देखिए जी, सबके लिए मैसेज है। कोई भी इसमें ये मुहिम चलेगी, इसमें ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, ना कोई VIP है ना कोई नॉर्मल आदमी। जो भी शख्स अनरजिस्टर्ड गाड़ी चलाएगा, और मजा ही तब आएगा जब शुरुआती बड़े से हो कि कोई अनरजिस्टर्ड गाड़ी होगी, वो गाड़ी रुकेगी। कैबिनेट में ऑलरेडी ये बात मैंने कोई इससे नहीं, इससे लास्ट कैबिनेट में मैं कह चुका था कि कोई भी होगा, चाहे कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, कोई सरसूख वाला आदमी, ये कानून सबके लिए एक जैसा होगा इस मुल्क में, इस सूबे में। उसमें उनकी गाड़ियां भी जब्त होंगी, फिर वो उसकी गाड़ी तब निकलेगी जब वो रजिस्टर करा के जाएगा या फिर अपने वो चालान पे करेगा। तो ये चीजें तब होंगी। दूसरी बात, आपने जो कैबिनेट की बात की स्कूल्स के लिए, देखिए जी, एक स्टडी इसमें हुई है, अभी कैबिनेट से अप्रूवल करवानी है। उसमें हम लोग तमाम पहले स्कूल के मालकान को बुलाएंगे और उनको बोलेंगे कि जी हम ये एक मुहिम चलाने जा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हैं टॉप ऑफ द लाइन जिसको कहा जाता है, या सरकारी स्कूल जो हो, कि हम वहाँ रैंडम टेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स के, रैंडम टेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स के, ड्रग टेस्ट। और उसमें अगर कोई स्टूडेंट होगा तो उसकी हम शनाख्त किसी को नहीं बताएंगे। ये भी मैं क्लियर कर दूंगा, खुदा न खास्ता हम नहीं चाहते कि किसी की फैमिली के लिए एम्बैरेसमेंट हो, किसी बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चा एक बहुत सेंसिटिव दिमाग का होता है, उसके लिए कोई एम्बैरेसमेंट हो कि पूरे स्कूल को पता चले कि कोई बच्चा खुदा न खास्ता ड्रग्स में इन्वॉल्व है। लेकिन हम करेंगे कि आप
कि उसके लिए कैबिनेट जैसे अप्रूवल दे देगी, वो हमारा रूल्स बनाए, रूल्स रेडी हो गए हैं, नेक्स्ट कैबिनेट में इंशाल्लाह आ जाएंगे। हम उस स्कूल्स में रैंडम टेस्ट करेंगे, जिस बच्चे का पॉजिटिव टेस्ट आया उससे हम पूछेंगे कि आपको ये स्कूल में ये ड्रग किसने दी है, या अगर आप घर से लेके आओ तो आपने किसने दी है। वो हमारा एक तरीका होगा, उस तरीके के जरिए वो सारी चीजें होंगी। उसके बाद हम फिर उस ड्रग पेडलर को, जो वो सप्लायर है ड्रग का, जो लोग मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। बारी बारी अकरम साहब ये बता दें कि कॉमन सा सवाल है मंशियात के हवाले से कि मंशियात ना सिंध में पैदा होता है, ना उसकी काश्त होती है, ना यहाँ बनता है। फिर वही सवाल आता है कि जिस मिकदार में 1.5 माह में मंशियात बरामद की गई है, यकीनन एक बहुत बड़ा कदम है और चैलेंज भी है कि इसका मतलब है कि हमारे माशरे में किस हद तक मंशियात है। तो ये बॉर्डर्स को किस तरह आप मजीद सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि मंशियात तो यहाँ देखिए अभी भी महकमा एक्साइज ने कार्रवाइयां की हैं, जो बॉर्डर्स हैं सिंध बलूचिस्तान के, सिंध पंजाब के, खासतौर सक्खर में और जैकबाबाद साइड में बड़ी बड़ी कार्रवाई हुई। अभी रिसेंटली जैकबाबाद में 2 खवातीन पकड़ी गई जो कि बड़ी तादाद में मंशियात लेकर आ रही थी। सक्खर में रिसेंटली वाकयात हुए, सक्खर में मंशियात की बड़ी खेपें पकड़ी गई। तो हम सिर्फ शहरों के अंदर टारगेटेड एक्शन नहीं कर रहे, हम पैरेलल एक्शन करेंगे। पैरेलल एक्शन में जो बॉर्डर्स हैं उनको भी सिक्योर किया जाएगा और अंदर जो चीज़ें पहुंच चुकी हैं उनको भी देखा जाएगा। उसके अलावा हमने जो लास्ट मीटिंग हुई थी एपेक्स की, उसमें भी ये फैसला हुआ था और ये बातें हुई थी कि हम लोग हब है या बाकी जगहों पर ज्वाइंट चेक पोस्ट लगवाने जा रहे हैं, जिसमें रेंजर्स भी होगी, जिसमें पुलिस भी होगी, जिसमें एक्साइज भी होगी, जिसमें एंटी नार्कोटिक्स फोर्स भी होगी। ये सारे इदारे ज्वाइंटली मिलकर जो है वो एक्शन करेंगे। एक राना साहब एक बारी तो सब आपने जो फिगर्स बताया कि मंशियात बरामद किया और लोगों को पकड़ा है, तो आपको लगता है कि जो आपकी फिगर्स हैं ये आपके पुराने मिनिस्टर के खिलाफ एक चार्जशीट आप पेश कर रहे हैं कि उतने अरसे तक मिनिस्टर रहे हैं वो और उनके जो सेक्रेटरी थे, मतलब उनके होते हुए इतनी चीजें होती रही, इतनी आपने अभी बरामद की, पूरे अरसे में बरामद नहीं कर सके, तो क्या आप अच्छा मैं आपको उसका जवाब दे दूं। इससे पहले ये मिनिस्ट्री थी एक्साइज की मुकेश कुमार चावला साहब के पास, जितने भी हिस्टोरिकल बड़े वाकया जो बड़ी रिकवरीज हुई वो मुकेश चावला साहब के दौर में हुई हैं। उस दौर में मेरे ख्याल से हीरोइन की सबसे बड़ी कंसाइनमेंट पकड़ी गई, 305 केजी की कराची से पकड़ी गई। 305 केजी आज तक हीरोइन किसी ने नहीं पकड़ी। वो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त के जो एक्साइज मिनिस्टर मुकेश चावला साहब, उनकी मेहनत की वजह से पकड़ी गई। इस तरह जितनी बड़ी बड़ी कंसाइनमेंट अभी तो हम भी नहीं पकड़ सके, इंशाल्लाह से बड़ी पकड़ेंगे। लेकिन जब मुकेश साहब थे मिनिस्टर तब बहुत बड़ी तादाद में कार्रवाई हुई और बड़े बड़े मिकदार में उन्होंने जो है वो मंशियात पकड़ी। मंशियात की बात हो रही है तो इसी हवाले से एक और चीज थी कि शराब सरेआम छोटे छोटे बच्चे भी लाइन में खड़े होकर ले रहे होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं है। जी आप अगर ये स्लाइड्स गौर से देखते तो इसमें लिक्वर के केसेस भी हैं, कच्चा शराब जो किसे कहते हैं वो भी पकड़ा गया है और वैसे भी इस तरह के अल्कोहल पकड़ा गया है जो कि इलीगली तरीके से कहीं पे इस्तेमाल हो रहा था। सब पे पैरेलल काम हो रहा है। जो भी एक्साइज एंड नार्कोटिक फोर्स के जिम्मे में चीजें आ रही हैं उसको हम जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। अरबाब साहब उसके बाद सर मेरा सवाल ये है कि ये जो गैर रजिस्टर गाड़ियों के खिलाफ आप मुहिम चला रहे हैं तो इंशाल्लाह ऐसा होगा कि अभी जो सिंध असेंबली का इजलास होगा कोई भी किसी भी एमपीए की गाड़ी गैर रजिस्टर्ड दाखिल नहीं होगी सिंध असेंबली। और दूसरी बात ये जो आप जो ले रहे हैं मुख्तलिफ स्कूलों में जाकर बच्चों के सैंपल लेंगे, क्या साहब को भी टेस्ट होगा? खैर एक सीरियस डिस्कशन चलिए माजरत के साथ। इसमें मैंने आपको पहले कह दिया कि जी गैर रजिस्टर्ड गाड़ी किसी की भी होगी उसके खिलाफ एक्शन होगा, चाहे वो कोई भी हो। आप एक किसी भी डाकू की कोई हिमायत नहीं कर सकता, लेकिन ये क्या हो रहा है कि भुगती गए हैं, खुद जाके कच्चे में खुद लड़ रहे हैं, रियासत आके क्या कर रही है, क्या समझते हैं कि इसमें बैठ भुगतियों को है या और उनके लोगों को भी है कि वो जब जिससे बदला लेना खुद जाके ले लें? अच्छा जी मैं उम्मीद कर रहा था आप इसी टॉपिक पे रहेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। कच्चे में ऑपरेशन चल रहा है, कच्चे में कल भी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है सिंध पुलिस को।
मिनिस्टर ज़िया हुसैन अंजार साहब आईजी सिंध पर्सनली जो है उस पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। पर्सनली हफ्ते में 2-3 दिन वो वहाँ पे कच्चे के मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं, वहाँ चेक पोस्ट बन रही हैं, वहाँ पे पिकेटिंग बढ़ रही है, वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म और काफ़ी जगहों पे रेंजर्स के साथ मुश्तरका ऑपरेशन हो रहे हैं और रेंजर्स ने और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर भी काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया, तो वो एक्शन चल रहा है और उसमें किसी के लिए भी कोई वो नहीं है कि जी किसी ने जाके पर्सनली वहाँ पे करना है। जिसने करना है वो सरकार ने करना है, रियासत ने करना है, रियासत अपना काम कर रही है। लाशारी साहब अच्छा शादी साहब, अभी अभी एक खबर आई है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला जो पीटीआई की सीटें थी जो दीगर जमातों को दी गई थी वो फैसला मुअत्तल कर दिया है, उस पर क्या कहें? सॉरी मैंने नहीं देखा, दोबारा बताएं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सुप्रीम कोर्ट में गई थी, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है जो पीटीआई की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को दी गई थी वो फैसला मुअत्तल कर दिया है, उस पे क्या कहें? नहीं, पीटीआई तो इलेक्शन में लड़ी नहीं थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हिमायत में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि जो नशिस्तें इजाफी पीपल्स पार्टी एमकेएम और नून लीग को दी गई है वो वापस वो फैसला मुअत्तल कर दिया है। अच्छा अब मैं सुन ले, आपके कुछ दोस्त, अच्छा आप जजमेंट, वो जो जजमेंट है ना वो भी मैंने देखी नहीं है, जजमेंट को डेफिनेटली मैं पढ़ूंगा कि उस जजमेंट में किस क्राइटेरिया को रखा गया है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई लिस्ट जमा नहीं कराई थी, जहां तक मुझे पता है, उससे मैं गलत हूं। अगर सुन्नी इत्तेहाद, जब आप इलेक्शन किस तरह होते हैं, इलेक्शन का तरीकेकार ये है कि जब इलेक्शन में आप कोई पॉलिटिकल पार्टी कॉन्टेस्ट करती है तो बिफोर इलेक्शन वो रिजर्व सीट की एक लिस्ट जमा कराती है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा होती है। अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की वो लिस्ट जमा थी और उसके बाद उनको सीटें नहीं मिली फिर तो वो बात ठीक होगी, लेकिन अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन से पहले वो लिस्ट जमा नहीं कराई थी तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की एक नशिस्त भी नहीं बनती, क्योंकि ये मुल्क चलाना किसने है? ये मुल्क चलाना है आईने पाकिस्तान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो कॉन्स्टिट्यूशन जिस चीज की इजाजत देता है हम सिर्फ वही चीज कर सकते हैं। हम अपनी ख्वाहिशात पर, अपने जज्बात पर, अपनी पसंद या नापसंद पर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन नहीं कर सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी मच क्लियर। जिस तरह मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की लिस्टें थी उनको नहीं मिली तो उनकी ज्यादती हुई है, और अगर उनके पास वो लिस्टें उन्होंने जमा नहीं कराई हुई तो ये नहीं हो सकता आप लास्ट डेट के बाद, मैं मिसाल के तौर पर इलेक्शन के एक फॉर्म नॉमिनेशन पेपर होता है, नॉमिनेशन पेपर की लास्ट डेट है, मैं लास्ट डेट के एक हफ्ते के बाद जाऊंगी मुझे अब इलेक्शन लड़ने का इरादा हो गया है, तो क्या मुझे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कोई हाई कोर्ट, कोई ट्रिब्यूनल, कोई सुप्रीम कोर्ट इजाजत देगा? नहीं देगा, कि वो हो नहीं सकता। तो इसी तरीके से मैं कह रहा हूं कि कानून से, देखिए जज्बात पे फैसले नहीं होते, ख्वाहिशात पे फैसले नहीं होते, फैसले होते हैं कानून और आइन की पासदारी करने पे। अच्छा सर, आपने एक अच्छी बात, आप आए भी लेट हो, हाँ, जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की बात की है जी, आपने देखा होगा यकीनन रास्तों से जाते हुए जगह जगह पे हीरोइन ची पड़े हुए होते हैं, हीरोइन ची शहर में हर जगह पे। ये हीरोइन ची क्या होता है? हीरोइन अच्छा, हीरोइन इस्तेमाल करने जी जी वाले लोग हैं जी जी, जो टोलों की शक्ल में सिर्फ खुद नहीं पीते, फैलाते भी हैं, और हीरोइन बड़ा खतरनाक चीज है, आपको यकीनन पता होगा। तो इनके खिलाफ क्या कर रहे हैं जो शहर पूरे में? देखिए जी, आपको मैं समझ गया, मैं जमाली साहब, मैं आपको इसका मैं सवाल आपको समझ गया। आप उधर मैं कुछ चीज़ों को डिटेल में भी नहीं जा सकता, लेकिन हीरोइन के जो आदी लोग हैं, आदी अफराद हैं, उनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर वाहिद इलाज है। उनको जेल में डालना या लॉकअप करना इज नॉट सोल्यूशन। हर चीज़ की एक टेक्निकल चीज़ें भी है ना, हमें मतलब हर चीज़ के रिपरकशंस देखकर सरकार जो फैसले करती है, तो उनके लिए रिहेबिलिटेशन का यही है कि उनको वहां से उठाया जाए, पकड़ा जाए और उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में छोड़ दिया जाए, ताकि वो अपने उस टाइम में वो वापस अपनी लाइफ, नॉर्मल लाइफ को रिकवर करके सोसाइटी में वापस आ सके। आसिफ साहब, शर्जील साहब, ये बताइएगा, हाईकोर्ट ने बैन किया हुआ है नौकरियों पर, एक्साइज का डिपार्टमेंट में वैसी नौकरी कम है, आप भर्तियां करने जा रहे थे, एक तरफ स्टेज है, दूसरी तरफ भर्तियां करनी है, मंशियात के खिलाफ आपने लड़ाई लड़नी है, माहौल आपके, तो कैसे मुमकिन होगा? एक चीज। दूसरा, आसिफ जरदारी साहब ने यकम मई को इजलास की सदारत के दौरान ये कहा था, इतलात है कि वो हर माह आएंगे और ये प्रोग्रेस रिपोर्ट भी पूछेंगे और हर महीने इजलास करूंगा, इसको आप इजलास समझ के ली जाइएगा। तो अगले इजलास जो कि यकीनन अब जून में ही होगा, तो उसके लिए
बाकी ये ऐसे काम होंगे कि उनको मुतमईन कर सके? आपका सवाल मेरा फेवरेट सवाल है और इस सवाल को जो है ना, मैं ये मेरे पॉइंट में था जो मैं मिस कर गया, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आसिफ साहब, आपने सवाल पूछा। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, ये बात बहुत सीरियस बात है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एक्साइज, टैक्सेशन एंड नार्कोटिक्स जो है, नार्कोटिक्स में इस वक्त अशद जरूरत है, स्टाफ की शॉर्टेज है नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में। और सबसे मुश्किल काम और सबसे अहम काम को, जिस राना साहब ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 माह में हिस्टोरिकल प्रोग्रेस भी आई है, जो कि इससे पहले जो है हमने और ज़्यादा कोशिश की, लेकिन अब उसमें शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है। उसके लिए एड एक्साइज डिपार्टमेंट दे चुकी थी, इश्तिहार दे चुकी थी, IBA के पास लोगों का डेटा एप्लीकेशन आ चुकी हैं। सिर्फ देर क्या है कि उनको नौकरी दी जाए, नौकरी बाद उनको ट्रेनिंग दी जाए, ट्रेनिंग के बाद वो काम करें। अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोस की बात है कि हाई कोर्ट की जानिब से स्टे दिया गया है। अब मैं ये सवाल पूछता हूं, इसकी 2 बातें करूंगा मैं। एक सवाल पूछता हूं और मेरी सवाल भी है, रिक्वेस्ट भी है, इल्तिजा भी है। एक तरफ मुल्क में महंगाई है, बेरोजगारी है और लोगों की एज भी बढ़ती जा रही है। एक हर नौकरी को अप्लाई करने के लिए एक एज लिमिट होती है। तो इन स्टे ऑर्डर्स की वजह से जिन जिन लोगों की अब उम्र नहीं रहेगी नौकरी में अप्लाई करना, एक वो बहुत बड़ा इशू है। दूसरी बात है कि हमें अब अपने ऑपरेशनल काम के लिए हमें स्टाफ की बहुत अशद जरूरत, बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। इस वक्त भी जो नार्कोटिक्स का काम है वो हम एक्साइज पुलिस से करवा रहे हैं। ये नार्कोटिक्स पुलिस का काम है, ये मैं आपको कन्फेशन कर रहा हूं। एक्साइज पुलिस नार्कोटिक्स का काम करी क्योंकि वो हमें नार्कोटिक्स फोर्स से करवाना है और नार्कोटिक्स फोर्स के लिए पूरा हमारे पास ऑर्गेनोग्राम बना हुआ है, वो लोग भर्तियां करनी है। अब वो स्टेट की खामोशी, तो मेरी गुजारिश होगी कि बराए मेहरबानी, फिर मैं कहूंगा बराए मेहरबानी, नौकरियां देना सरकार का काम है। जिसको ट्रांसपेरेंसी चेक करनी है वो किसी भी फॉर्म पे चेक कर ले। और इस वक्त जितना डिले हो रहा है, आपके इस मुआशरे में इश्यूज बढ़ रहे हैं। अगर लेट सपोज एजुकेशन डिपार्टमेंट को जरूरत है स्टाफ की, बैन की वजह से वो भर्ती नहीं कर सकते। हेल्थ डिपार्टमेंट को जरूरत है, नर्सेज की जरूरत है, डॉक्टर्स की जरूरत है, बैन की वजह से कर नहीं पा रहे। तो जो बुराई आ रही है या जो एफिशिएंसी इस वक्त वो अफेक्ट हो रही है, वो किसके खाते में जाएगी? बराए मेहरबानी मेरी अपील होगी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध कि फौरी तौर पे इस बैन को खत्म कर दिया जाए और लोगों को और आप तो आपका उस वक्त आपने बैन लगाया था कि इलेक्शन का बहाना करके ना, कि जी इलेक्शन जो है वो इलेक्शन खत्म हो गई, 2-3 महीने गुजर गए। आप गवर्नमेंट का काम करने से आप हाथ बांध के तो नहीं गवर्नमेंट से काम करवाओगे ना। आपको काम गवर्नमेंट के हाथ खोल लोगे तो गवर्नमेंट अपनी परफॉर्मेंस कर सके। आप वो नौकरियों पे बैन फौरी तौर पे खत्म करें, इमीडिएटली खत्म करें, मेरी गुजारिश होगी, ताकि हम इन लोगों को भर्ती करके इनसे काम ले सके। क्योंकि इनके भर्ती करने के बाद इनको 6-6 महीने की, इनको साल की कुछ लोगों की ट्रेनिंग्स भी हैं। तब तक डिपार्टमेंट खामोश तो नहीं बैठ सकता। तब तक मैं ये तो नहीं कर सकता कि जी कि नार्कोटिक्स जो चलता रहे, कि नार्कोटिक्स हमारे पास फोर्स अभी तैयार नहीं है। तो ये चीजें नहीं हो सकती। तो बराए मेहरबानी, आई रियली अप्रिशिएट आपका क्वेश्चन जो है, और मैं समझता हूं कि दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम जिसको हमें एड्रेस करना चाहिए। जी जरदारी साहब ने, बिल्कुल प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने बाकायदा कहा कि वो लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग्स करेंगे और हर महीने आएंगे, प्रोग्रेस मालूम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सब एक ट्रैक पे। उस मीटिंग में पुलिस भी थी, रेंजर्स भी थी, तमाम इदारे मौजूद थे और ये कंटिन्यूटी रहेगी इसकी। जो इसमें डाकुओं के खिलाफ एक्शन चल रहा है कच्चे में, वो भी कंटिन्यू रहेगा। जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ पुलिस एक्शन कर रही है वो भी कंटिन्यू रहेगा। और जो नार्कोटिक्स, जो उन्होंने मेन एम्फसाइज किया, नार्कोटिक्स के खिलाफ जो एक्शन उसको भी कंटिन्यू रहेगा। एक अहम मसला जो है वो गंदम है। इस वक्त निगरान गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा गंदम उगवा ली है, जिसकी वजह से सिंध से और जो है वो 4000 आपने रेट रखा, लेकिन 2800-3200 का रेट लोगों को दिया जा रहा है। किसानों से गंदम की खरीदी नहीं जा रही। निगरान गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने गंदम एक्स्ट्रा मंगवा ली है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही। तो आप क्या सिंध हुकूमत जो है 4000 में गंदम खरीद रही है, किसान जो है वो एहतजाज की तरफ भी जा रहे हैं। देखिए, सिंध हुकूमत ने इस बार एक टारगेट रखा था, क्योंकि ऑलरेडी सिंध हुकूमत के पास गंदम मौजूद थी वाफर मिकदार में, और एक टारगेट रखा था कि जी हम इतनी गंदम प्रोक्योर करेंगे, और उसी टारगेट से आगे गवर्नमेंट जा नहीं सकती क्योंकि ये सारी चीज़ों के लिए फाइनेंसेस के रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एक क्राइसिस डेफिनेटली है और उस किसान का दर्द, उस ग्रोअर का दर्द हम समझते हैं।
फेडरल गवर्नमेंट ने, उस वक्त केटर गवर्नमेंट ने, मैं समझता हूँ कि एक गलत फैसला किया कि इतनी बड़ी मिकदार में आपने गंदम इंपोर्ट कर दी, और इतनी बड़ी मिकदार में जो आपने गंदम को इंपोर्ट किया उससे डेफिनेटली इस वक्त क्राइसिस जो एक जन्म दिया, जो पंजाब में भी बहुत सीवियर क्राइसिस है, बाकी जगहों पर भी, सिंध में भी सीवियर क्राइसिस है, तो इसको देखने की ज़रूरत है। इसका हल यही है मेरे हिसाब में, भैया मेरा ऑफिशियल वर्जन ना समझें कि हम इसको या तो इस गंदम को किसान को भी तो सपोर्ट मिले, उसको या तो एक्सपोर्ट करें, और एक्सपोर्ट करने से जो एक तो दो फायदे होंगे, एक तो अगर वो अभी रख कर बैठा हुआ है तो डेफिनेटली वो किसान चौक हो गया होगा, जब तक वो सेल नहीं करेगा वो नई फसल कैसे लगा सकेगा। दूसरा, जब वो एक्सपोर्ट होगी तो एक्सपोर्ट के बाद डेफिनेटली आपके मुल्क में ज़रा मुबादला भी आएगा, आपके डॉलर के रिजर्व्स भी बढ़ेंगे, फॉरेन करेंसी भी आपके पास आएगी, और ऊपर से इसकी खपत होगी। तो मेरे ख्याल से अब इस पर डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेगी। ये जितनी गंदम आई थी, और मैं हमेशा बताता हूँ, लास्ट टाइम भी जब हमने 4000 रुपये की थी लास्ट ईयर, तो बहुत लोगों ने एतराज़ किया था। हमने कहा था जी जब आप बाहर से गंदम मंगाते हैं तो उस बाहर से गंदम मंगाते हैं उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, आप अपनी गंदम को उसको मिक्स करके फिर आप मार्केट में देते हैं। सेकंड, वो आपको महंगी पड़ती है। आपने इंपोर्ट की आपने अपना ज़रा मुबादला निकाला बाहर, तो उससे बेहतर है कि वो सोच समझ के फैसले होने चाहिए, इस तरह के फैसले होने चाहिए कि जिससे ग्रोअर को फायदा मिल सके। इत्तलात आ रही है कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट में डील हो रही है, और ये नवीन सुनाई जा रही है इमरान खान को जो जल्द रिहा हो जाएंगे, तो आप उसकी रिहाई की हिमायत करते हैं? देखिए जी, आपने तो अपना सवाल भी पूछना, मेरी तरफ से जवाब भी दे दिया। अच्छा खैर, अब मैं आपको बता दूं कि इमरान खान की जो डील है मुझे उसका इल्म नहीं है, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि इस मुल्क में, जैसे पहले मैंने कहा, एक कानून मौजूद है। कानून में वो इस वक्त सज़ा याफ्ता शख्स है, और वो सज़ा याफ्ता शख्स चाह क्या रहा है कि मुझे सियासी जमातों से बातचीत नहीं करनी, मुझे उनके साथ डील करनी है जिनका आइन में रोल नहीं है डील करने का। और वो इदारा कह चुका है जनरल बाजवा साहब के दौर में कि अब हम सियासत में इन्वॉल्व नहीं होंगे, हमें सियासत में नहीं घसीटा जाए, जो हमारा काम है हमें वो उस काम तक महदूद किया जाए, और हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं। उस शख्स ने कहा कि मैं आपको लाइफ टाइम के लिए, बाजवा साहब को कहा कि एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूं, लाइफ टाइम के लिए मैं आपको ये सहूलत देने के लिए तैयार हूं, मुझे आप बस मुझे कंटिन्यू कराएं। वो कहते हैं कि नौकरी पक्की करने के लिए, नौकरी को कंटिन्यू कराने के लिए वो पैर पड़ गया इमरान खान, जो उसूल है उसूल तोड़ने के लिए तैयार था, जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने के लिए इमरान खान तैयार था, सिर्फ एक शर्त पे कि मुझे नौकरी मुझे पक्की की जाए। और फिर उसके बाद जब उसको वो नौकरी पक्की नहीं हुई, आईनी तौर पे, कानूनी तौर पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए इमरान खान को घर भेजा गया, तो फिर इस शख्स ने उस इदारे के खिलाफ जहर अंगेज किस्म की साजिशें की, जहर अंगेज किस्म से उसने प्रोपेगेंडा शुरू किए, इंटरनेशनली प्रोपेगेंडा शुरू किए। अब जेल से बैठकर मुझे बताएं, उसके प्लीज, जेल से बैठकर उस शख्स के आर्टिकल छप रहे हैं टेलीग्राफ में, बाकी जगहों पर, जेल से बैठकर। मुझे बताएं ये कौन सी जेल है? मैं तो सवाल पूछता हूं कि गोस्ट आर्टिकल छप रहे हैं उसके, एक बंदा जेल में बैठा, और वो मैं गैर मुल्क की जरीदों को भी कहता हूं कि हमेशा आप सारे माशाल्लाह जर्नलिस्ट रिपोर्टर बैठे हो, आज मैं आपको कोई बोंगी किस्म की खबर दूंगा, आप तो अपने दफ्तर में फाइल कर दोगे, लेकिन आपसे दफ्तर जरूर पूछेगा यार कि ये खबर तेरे पास आई कहां से। लेट्स सपोज आप आज किसी और मुल्क के सरबराह की खबर आप दे दो, बोले तेरे पास खबर कहां से, सोर्स तो पूछेगा ना। वो गैर मुल्क के जरीदे कभी इसका आर्टिकल छाप रहे हैं, गैर मुल्क की जरीदे कभी इसके बयान छाप रहे हैं। इसका मकसद क्या है? इसका मतलब है कि कोई गैर मुल्की पाकिस्तान दुश्मन लॉबियस्ट फर्म्स हैं, गैर मुल्की पाकिस्तान दुश्मन लॉबियस्ट फर्म है जो इमरान खान और पीटीआई की फंडिंग पे, और वो फंडिंग जो कि कैंसर हॉस्पिटल के लिए मिली, वो फंडिंग जो कैंसर के पेशेंट्स का मुफ्त इलाज करने के लिए मिली, वो फंडिंग इस्तेमाल हो रही है गैर मुल्की उन कंपनीज को जो उसके ब्याफ पर पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जहर अंगेज मुहिमें चला रहे हैं। क्या हुआ था इस शख्स ने साल होने को है 9 मई को एक अंदोनाक वाकया किया पाकिस्तान में, यही जहर अंगेज। अब जिस इदारे के खिलाफ उसने मैसेज देना था, उसको जिस इदारे के खिलाफ उसने जहर अंगेज प्रोपेगेंडा किया,
उसी इदारे के साथ बोलता है कि मुझे अब उनसे डायलॉग करना है, उनसे मुझे डील करनी है, उनसे मुझे भीख चाहिए, उनसे मुझे इक्तदार की भीख चाहिए, उनसे मुझे जेल से बाहर जाने की भीख चाहिए, उनसे मुझे जो है वो रिलीफ चाहिए कि मुझे आउट ऑफ द कोर्ट किसी तरीके से जेल से बाहर निकाल दे। ये वही शख्स है जिसने 9 मई को अंदोनाक वाकया किया था। आप सब यहाँ पे मौजूद, ये वही शख्स है जिसने यहाँ पे आपकी और हमारी पीपुल्स बस सर्विस को आग लगाया था। ये वही शख्स है जिसने शारा फैसल पे आग लगाई थी। ये वही शख्स है जिसने खैबर पख्तूनख्वा में रेडियो पाकिस्तान को जलाया था। ये वही शख्स है जिसने एम्बुलेंसेस को आग लगाया था। ये वही शख्स है जिसने कायदे मोहम्मद अली जिन्ना का जिन्ना हाउस उसमें अंदर घुस के इन्होंने आग लगाई थी। ये वही शख्स है जिन्होंने हमारे शौदा जिन्होंने इस मुल्क के लिए जान के नजराने दिए, उनके मुजस्मों को की बेहुरमती की थी, शहीदों के मुजस्मों की बेहुरमती करना। उस शख्स, अब वो शख्स क्या चाहता है कि मुझे मेरे सारे गुनाह माफ कर दिए जाएं। 9 मई को जिस तरीके से मैंने नौजवान नस्ल को तबाह किया सोशल मीडिया के जरिए, आज 9 मई के जो कल्परेट्स से कहाँ हैं, जेलों में पड़े हैं, बशमूल इमरान खान के, सब जेलों में सड़ रहे हैं। इमरान खान के अपने बच्चे इस वक्त कहाँ हैं? वो ठंडी हवाओं में लंदन में बैठे हुए हैं। उसके अपने घर वाले कहाँ हैं? वो ठंडी हवाओं में घूम रहे हैं। तो मुझे ये बताएं, कौम के बच्चों को तुम जेलों में भेजो, उनको गलत जहन में जहर अंगेज किस्म की बातें करके तुम उनको दहशतगर्द बनाने की कोशिश करो, उनको तुम गलत राह दिखाओ और अपने बच्चों को तुम बाहर रख के बैठो। तो आज जिस इदारों के खिलाफ उसने ये बात की या जिस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ बात की, क्या फायदा हुआ? अवाम को एक चीज सोचनी चाहिए, 9 मई के उस अंदोनाक वाकये की किताब खोलनी चाहिए अवाम को, और उसमें अवाम देखे कि किसका फायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ। अगर खुदा न खासा मेरा बच्चा इमरान खान के कहने पे किसी एम्बुलेंस को आग लगा रहा था या रेडियो पाकिस्तान को आग लगा रहा था, आज वो जेल में पड़ा हुआ है। इमरान खान का अपना बच्चा कहां बैठा? और जिसके खिलाफ कर रहे थे, किसके खिलाफ कर रहे थे? ये सारी मूवमेंट पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ थी। आज वो पॉलिटिकल पार्टी सारी बाहर बैठी, वो इक़्तिदार में बैठी हुई है। जिन इदारों के खिलाफ कर रहे, उन इदारों के सरबराह आज अपनी जगहों पर मौजूद है। जिन इदारों के सरबराहों के खिलाफ आप ये मुहिम चला रहे थे, तो वो सब अपने अपने काम में काम कर रहे हैं। वो हमारी फोर्सेस पाकिस्तान की आज भी बेहतर से बेहतर काम कर रही हैं। वो दुश्मन मुमालिक से लड़ भी रही हैं। वो पाकिस्तान की सालमियत के बचाव के लिए हर जगह पे मौजूद है, डट के खड़ी हैं। आप आज कहां हो? आप आज जेल में सड़ रहे हो अपने उन अमालों की वजह से। आप आज जेल में सड़ रहे हो और आपने अपने साथ साथ उन मासूम बच्चियां, औरतें, जो पीटीआई की खवातीन इस 9 मई में बेचारी जेल में, मुझे कसम खुदा की खा के बोल रहा हूं, मुझे उनके लिए बहुत रहम आता है। उन मासूम बच्चों के लिए मुझे बहुत रहम आता है कि वो बेचारे, उनको तो गलत तालीमात दी गई, उनको गलत सोच दी गई। जिस तरह हम अभी मंशियात के खिलाफ हमारा टॉपिक था, यही मंशियात, एक मंशियात वो, एक मंशियात ये है कि आप जहर अंगेज चीजें जो है लोगों को जहनों में डालो, उनको आप पॉल्यूट करो। आपने वो पॉल्यूट करके आपने उन लोगों को, उन मासूम बच्चों की जिंदगी आपने तबाह कर दी। और खुद जो है सिर्फ अपने इख्तियार के हवस में, आज मैं इससे डील करूंगा, आज मैं उससे मैं डील करूंगा, आज मुझे ये इख्तियार दिया जाए, मुझे मुल्क से बाहर भेजा जाए, मुझे मुल्क से मुझे सेफली सेफ पैसे जाए, मैं सियासत छोड़ दूं। आज आप ये ऑफरें मार रहे हो लोगों को बैठकर। तो ये सारी चीजें सबके लिए आई ओपनर है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर अपने नौजवान नस्ल को, अपने वर्कर्स को वायलेशन की तरफ राग़िब कर रहा है कि जी वो मुआशरे में आके वायलेंस करें, वायलेंस की तरफ वो अगर आप उनको राग़िब करता है, तो इस तरह के लीडर की बात नहीं सुननी चाहिए, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो। इससे पहले भी कुछ लीडर आए जिन्होंने वायलेंस की तरफ लोगों को धकेला। अब खुद वो कौन से मुल्क में बैठ के ठंडी हवाएं खा रहे हैं और उनके लोग बेचारे जो वो जेलों में सड़ रहे थे। तो इस तरीके से जो लीडर भी अवाम के जहरों में जहर उगलाएं, उनके खिलाफ जो एक्शन होना चाहिए। किसान अभी तक परेशान है, उनको बारदाना नहीं मिल रहा है, वो कह रहे हैं कि ये सवाल हो गया, आप शायद सो रहे थे। थैंक यू।